हेलो स्टूडेंट्स, समकीर्ति हिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा जी, आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे हम वो टॉपिक है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। और ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ बेटा। हो सकता है ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग ना लगे, आपको आगे वीडियो देख के मज़ा ना आए, आप सोचो बोरिंग है, तो ये तो बेटा स्टडी है, इसमें कोई मैं आपको जोक नहीं सुना सकती, कोई स्टोरी नहीं बता सकती, जो फैक्ट है वही बताना पड़ेगा, ठीक है। और अब आप इतने बड़े हो गए हो कि मैं आपको रूटीन लर्निंग भी नहीं करवा सकती कि एक ही चीज़ को, जैसे अब कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, ठीक है। वो आपको अलग अलग बातें बोलते हैं कि हम पहाड़ तोड़ देंगे, ये एग्ज़ाम तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर एक ही बात को बार बार रिपीट करके आपको रूटीन लर्निंग करवाते हैं। उस बात की कोई वैल्यू नहीं है। अब आप कॉलेज में हो, आपको मीनिंगफुल लर्निंग आनी चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग लर्निंग आनी चाहिए, आपको चीज़ें रटनी नहीं है, आपको समझनी है। अगर अब ये आप अपने कॉलेज के ड्यूरिंग ही अब इन टॉपिकों को समझ के करोगे तो बाद में आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हो, ना कि बस आप रट लो और एग्ज़ाम में कहते हैं ना, छाप दिया हमने, छाप दो, ऐसा नहीं है। चीज़ों को समझो और अपने तरीके से लिखना सीखो, तभी इस स्टडी का मतलब है, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है। और रूटन लर्निंग तो छोटे बच्चों को कराई जाती है। हम एक पोइम को उन्हें पढ़ना भी नहीं आता, जब भी 4 बार सुनाते हैं तो उनको लर्न हो जाता है। ऐसा नहीं है, आप चीज़ों को एक बार समझिए इनका और फिर खुद से पढ़िए, ठीक है। चलो, आप जिस टॉपिक की बात करें, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है और आपको ये टॉपिक समझ में आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आपके पास कोई एडवाइस है तो आप वो भी दे सकते हैं कि मैम इस तरीके से पढ़ाइए, मैं उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं उसकी तरफ ज़रूर ध्यान दूँगी, ठीक है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडियन काउंसिल एक्ट से पहले कौन सा इम्पोर्टेंट एक्ट आया था, ठीक है। अब इंडियन काउंसिल एक्ट जब 1861 में आया, ये लीगल हिस्ट्री में एक लैंडमार्क भी बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि बेटा इस टाइम आपको पता है 1858 के एक्ट के बाद कि 1858 में जो एक्ट आया तो उसमें क्या चीज़ें हुई कि जो कंपनी रूल कर रही थी इंडिया पे, अब उसकी बजाय डायरेक्ट किसका, क्राउन का रूल हो रहा है, ठीक है। पहले जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल था, वो अब उसके साथ साथ वायसराय भी बन गया है, ठीक है। इसके अलावा पर अभी भी कहीं ना कहीं इंडियंस हैं वो सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं, तो वो क्या डिमांड कर रहे हैं कि हमें और ज़्यादा चीज़ें, मतलब जो आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें इंडियंस को भी मेंबर बनाइए, ठीक है। और आप क्या है कि हमारे लिए कुछ ऐसा कीजिए जिससे हम तो इसी सेटिस्फाइड हो जाए, तो इसी वजह से ये इंडियन काउंसिल एक्ट आया। इसकी जो मेन क्या है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के ये मेन फीचर्स हैं, जैसे और इसमें पावर आ गई वायसराय के पास कि वो ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकता है, कि छोटे छोटे एक्ट के लिए बना सकते हैं लॉज, ठीक है। इसके अलावा जो मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज थी इनको क्या है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इनको क्या है, सबऑर्डिनेट बना दिया गया था बंगाल का। अब क्या है कि और इनके पास पावर नहीं थी, लेजिस्लेटिव पावर, वो पावर इनको दोबारा दे दी गई है, ठीक है। इसके अलावा 5th मेंबर ऑफ जेंटलमैन ऑफ लीगल प्रोफेशन, जो काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें एक और मेंबर ऐड कर दिया गया है। और इसके अलावा पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया है कि हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग मिनिस्टर्स कह सकते हैं या आप हेड कह सकते हैं, ठीक है। जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, जो आपको पता है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें क्या है कि एक तरीके से इंडियन लीगल हिस्ट्री में कहें या बात करें या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज़ की बात करें, तो उसने एक सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस इंट्रोड्यूस करी थी कि सारी पावर वो कहाँ पे, एक सेंट्रल में बंगाल में कलेक्ट कर रहे थे। और इसको और स्ट्रॉन्ग चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से बनाया गया था। पर ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्या है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, तो इसको रिमूव करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास्ड एन एक्ट नॉन द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। वो इसी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए एक क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया, ठीक है। इट रिसीव्ड रॉयल असेंट ऑन अगस्त 1, 1861 एंड केम इनटू इन द फोर्स एंड ऑफ द ईयर। जो इसको अनुमति मिली, ठीक है, वो कब मिली, अगस्त 1, 1861 को, ठीक है। और कब ये, अगर हम कहीं यूज़ में आना कब स्टार्ट हुआ,
तो 1861 के एंड में, ठीक है। और इसमें जो प्रोसेस स्टार्ट हुई एक तरीके से वो डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस थी, ठीक है। The Indian Council Act 1861 was an act of the British Parliament that made significant change in the Governor General of Council. इसमें हम 3 टाइप्स के चेंजेस किए गए, चेंज इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, चेंज इन लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड चेंज इन प्रोविंशियल काउंसिल, ठीक है बेटा जी। इनको हम क्या है कि 1 बाय 1 देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चेंज हुए, ठीक है। Change in executive council. For the executive function of the council, a 5th member was added. Now there were 5 members for home, military, law, revenue and finance, ठीक है। अब क्या है कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें क्या होते थे कि उसमें पहले 4 मेंबर होते थे, ठीक है। अब उनको बढ़ा के 5 मेंबर कर दिया है और बाद में वो कितने मेंबर हो जाएंगे, 6 मेंबर हो जाएंगे, ठीक है। The Governor General in Council was enlarged by an addition of the 1 more ordinary member. और ये जो मेंबर होगा, जो मेंबर ऐड किया है, who was to be an expert in law और jurist, कि ये लॉ की अच्छी लीगल नॉलेज रखने वाला मेंबर होगा। The council was to consist of 5 member, 3 members of civil service and the 4th member was to be barrister, an advocate of 5 year standing। ये कि इसको या तो बैरिस्टर होगा या इसको 5 year standing का एडवोकेसी का क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल वॉज टू अपॉइंट द कमांडर इन चीफ एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर। इसके अलावा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो काउंसिल में क्या अपॉइंट करता है, कमांडर इन चीफ अपॉइंट करता है, कैसे, एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर। बाद में इस काउंसिल में बेटा एक 6 मेंबर भी जुड़ गया था, ठीक है, जो पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड था। उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग हु वाज द गवर्नर जनरल एंड वाइसराय एट द टाइम, उस टाइम पे जो लॉर्ड कैनिंग है वो कौन थे, गवर्नर जनरल थे। और उन्होंने क्या पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है कि ईच मेंबर वाज असाइंड अ पोर्टफोलियो, कि एक सब्जेक्ट उसको दिया जाएगा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड। जैसे अब हम बात करते हैं, अभी भी तो पोर्टफोलियो सिस्टम है कि ये होम मिनिस्टर है, ये फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, इस तरीके से ये फॉरेन मिनिस्टर है, इस तरीके से, ठीक है बेटा, आई बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं चेंज इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उससे रिलेटेड क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। नाउ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल वॉज रिकॉन्स्टिट्यूट, उसको दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। अंडर दिस एक्ट इट वॉज टू कंसिस्ट 6 और 12 एडिशनल मेंबर, ठीक है। अब इसमें क्या होंगे मेंबर, 6 से 12 एडिशनल मेंबर कर दिए गए हैं। और इन मेंबर को कौन नॉमिनेट करेगा, गवर्नर जनरल, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल। और कितने टाइम के लिए होंगे, टर्म ऑफ 2 years के लिए क्या है अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है। आउट ऑफ दिस एटलीस्ट हाफ ऑफ द एडिशनल मेंबर वर टू बी नॉन ऑफिशियल मेंबर। इसके आधे मेंबर कैसे होंगे, वो नॉन ऑफिशियल होंगे, मतलब ये कंपनी से रिलेटेड नहीं होंगे, कंपनी की सर्विस से रिलेटेड नहीं होंगे। उन्हीं मेंबर को क्या बोला जाता है, नॉन ऑफिशियल। और ऑफिशियल मेंबर वो होते हैं जो कंपनी के डायरेक्ट लिंक में होते हैं, उसका कोई ना कोई और वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। उनके पास कंपनी के काम का क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है। Thus इंडियन वर एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ लेजिस्लेशन। इस तरीके से क्या है कि इंडियन भी कहीं ना कहीं इस लेजिस्लेशन के पार्ट बना दिए गए, ठीक है। पर लेजिस्लेशन में जो भी सब्जेक्ट होंगे, जो भी फंक्शंस होंगे, उन पे किसकी अनुमति जरूरी होगी, गवर्नर जनरल की, क्योंकि गवर्नर जनरल ही कहीं ना कहीं, जिसको हम वाइसराय भी बुला सकते हैं, वही क्या है, हेड है, ठीक है। इसके अलावा जो देयर फंक्शन वर कन्फाइंड टू लेजिस्लेटिव मेजर, लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 इंडियंस। इस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग ने इसमें 3 इंडियंस काउंसिल में क्या है कि ऐड किए, कब, 1862 में, जिनका नाम क्या था, द राजा ऑफ बनारस, बनारस के राजा थे, द महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ये 3 मेंबर थे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या है कि ऐड किए गए थे, ठीक है। इसके अलावा वाइसराय के पास पावर भी थी, जो मैंने बताया कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है अगर कोई एमरजेंसी है, और वो कब तक, 6 month तक क्या है कि रह सकते हैं। एनी बिल रिलेटेड टू पब्लिक रेवेन्यू और डेप्ट, मिलिट्री, रिलीजियन, फॉरेन अफेयर्स कुड नॉट बी पास्ड विदाउट द गवर्नर जनरल एसेंट, की गवर्नर जनरल या वाइसराय की अनुमति के बिना कोई भी बिल पास नहीं हो सकता, ठीक है। वाइसराय क्या है कि वो ओवर रूल कर सकता है, ठीक है।
उसका वोट उन सब के अगेंस्ट है, सारे काउंसिल के मेंबर उसके अगेंस्ट हैं, तब भी किसी की मानी जाएगी, वायसराय की मानी जाएगी, ठीक है। उसका ही सबसे ऑर्डर सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, ठीक है। इसके अलावा गवर्नर जनरल के पास ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर है, ठीक है, इमरजेंसी केस में, और वो 6 मंथ तक रहेगा, ठीक है। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड ब्रिटेन कुड ऑल्सो डिसॉल्व एनी एक्ट पास बाय द गवर्नर जनरल, कि हाँ अगर गवर्नर जनरल ने कोई भी एक्ट पास किया है तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसको ख़त्म कर सकता है। जो क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है? ये इंग्लैंड में एक पर्सन है जो इंडियन लेजिस्लेटिव या इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो क्राउन की गवर्नमेंट जो इंडिया में चल रही है उसको रिप्रेजेंट करता है, कहाँ पे? इंग्लैंड में, ठीक है। The act restored the legislative power of the Governor General in Council of the Presidency of Madras and Bombay, कि मद्रास और बॉम्बे से जो पावर ले ली गई थी वो चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू, जो मैंने आपको बताया, वो उनको फिर से वापस कर दी गई, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में या प्रोविंशियल काउंसिल में क्या चेंज आए, ठीक है। The Legislative Council of Calcutta had extensive power to pass law for the whole of the British India, ठीक है। वो ब्रिटिश इंडिया के लिए पावर, उसके पास पावर है कि वो क्या है, लॉ इशू कर सकती है। There was provision made for the formation of legislative council in other provinces. New provinces could also be created for legislative. अब क्या है कि बेटा, एक तो मद्रास और बॉम्बे को फिर से पावर दे दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पहले बंगाल की सबऑर्डिनेट थी, अब उनकी पावर दे दी गई है कि वो भी क्या है कि छोटे छोटे लेजिस्लेटिव जो लॉज हैं वो बना सकते हैं। इसके अलावा अब ऐसा ही भी एक प्रोविज़न बना दिया गया है कि सिमिलरली द एक्ट मेड प्रोविजंस फॉर द क्रिएशन ऑफ सच काउंसिल फॉर अदर प्रोविंसेस आल्सो, क्योंकि अब क्या है कि आपको पता है कि ब्रिटिश इंडिया का जो एरिया है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है, मोर टेरिटरीज़ उसके अंडर आती जा रही हैं, तो पहले से जो उसकी प्रोविंसेस जो क्रिएट हैं अब हो सकता है उनसे काम ना चले, उन पे वर्कलोड बढ़ जाए, तो अब ये लॉ बनाया गया है कि लेजिस्लेचर में कि अब क्या है कि इस तरीके की और प्रोविंसेस भी क्रिएट की जा सकती हैं, ठीक है। द काउंसिल ऑफ द गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वर एक्सपेंडेड, उनकी जो पावर बढ़ा दी गई है, अब क्या है कि अब वहाँ पे एक एडवोकेट जनरल भी होगा, ठीक है। अदर मेंबर 4 to 8 नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल क्रिएट न्यू प्रोविंसेस होंगी, इसमें 4 से लेके 8 मेंबर क्या है कि नॉमिनेट किए जाएंगे टाइम टू टाइम फॉर लेजिस्लेटिव पर्पज़। इसके अलावा वहाँ पे कौन होगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल होगा। ऐसी काउंसिल देखो, लेजिस्लेटिव काउंसिल वर फॉर्म्ड इन द अदर प्रोविंसेस इन बंगाल 1862 में बनाई गई नई प्रोविंसेस, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस बनाई गई कब? 1886 में, और पंजाब एंड बर्मा में 1897 में। तो ये प्रोविंस जो न्यू प्रोविंस क्रिएट की गई वो किस आधार पे की गई कि जो ये यहाँ पे न्यू जो एक्ट है वो पास हुआ है 18 काउंसिल एक्ट में, ये फॉर्म रखा गया कि किस तरीके से नई प्रोविजंस हैं जो वो पास की जाएंगी, क्रिएट की जाएंगी, ठीक है बेटा। तो ये प्रोविंशियल काउंसिल में चेंज हो गए। अगर असेसमेंट की बात करें कि क्या ये सक्सेसफुल रहा, क्या ये नहीं रहा, तो आप जब भी किसी भी लॉ के बारे, एक्ट के बारे में लिखो तो डेफिनेटली कोई भी काम 100% सक्सेसफुल नहीं होता, उसके कुछ ड्रॉबैक होते हैं और कुछ बेनिफिट होते हैं, ठीक है। The Legislative Council had limited role. It was chief advisory. No discussion on the finance was permitted. ठीक है। अब मेंबर जो एडिशनल मेंबर हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर में, हमने बताया कि वो बढ़ा दिए गए हैं, 6 to 12 कर दिए गए हैं। इसके अलावा नॉन ऑफिशियल मेंबर भी लगा दिए गए हैं, पर क्या फ़ायदा, अभी भी जो मेन पावर है वो वायसराय के पास है, ठीक है। इसके अलावा वो भी नहीं दी गई है कि डिस्कशन फाइनेंस जैसे जो हैं इश्यूज़ हैं उन पे तो क्या है कि डिस्कशन भी नहीं हो सकता, ठीक है। इवन दो इंडियंस वर नॉमिनेटेड देयर वाज नो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर द इंक्लूजन ऑफ इंडियंस इन इट, ठीक है। इट अलाउ द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विद द वेस्टिंग ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। इसके अलावा ये बात अच्छी है कि डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में बेटा, और जो प्रेसिडेंसी है बॉम्बे और मद्रास उनको लेजिस्लेटिव पावर फिर से दे दी गई जो 1833 में ले ली गई थी। इसके अलावा न्यू प्रोविंस भी क्रिएट की गई थी, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंसेस की
एब्सोल्यूट पावर दे दी गई थी कि वो क्या है कि आप क्या है अपनी मर्जी से कोई भी लॉ बना सकता है, क्रिएट कर सकता है अगर उसको लगता है कि कोई एमरजेंसी की सिचुएशन है, जो कब तक वैलिड रहेगा, 6 मंथ तक वैलिड रहेगा। ठीक है, तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट की कुछ फीचर्स इसमें छोटे से शॉर्ट चार्ट के थ्रू समझाए गए हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट से जैसे पोर्टफोलियो सिस्टम आ गया है, लॉर्ड कॉनिंग जो था उसने इंट्रोड्यूस करवाया है कि हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या है कि हर एक पोर्टफोलियो के लिए अलग अलग से एक डिपार्टमेंट और एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा या मिनिस्टर होगा, गवर्नर जनरल ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकता है, उसके पास एब्सोल्यूट पावर दी गई है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि ये बात गलत है कि अब गवर्नर जनरल अपनी मनमानी कर सकता है। 5th मेंबर ऐड किया गया है अब क्या है कि जिससे लीगल वर्क अच्छे से हो सके, क्योंकि जो ये 5th मेंबर है ये एक्सपर्ट है किसमें, लॉज सिस्टम में, ज्यूरिस्ट सिस्टम में। ठीक है, इसके अलावा नई प्रोविंसेस क्रिएट की गई हैं। महाराजा दिनकर राव, ये आपको पता है कि वॉज द महाराजा दिनकर राव सिंह ऑफ बलरामपुर वॉज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस काउंसिल। जो 3 मेंबर इंडियंस ऐड किए गए थे, अगर फर्स्ट की बात करें तो कौन था, महाराजा दिग्विजय सिंह। ठीक है, सॉरी महाराजा दिग्विजय सिंह। ठीक है, देयर वर 6 to 12 मेंबर इनलार्ज कर दिए गए थे, बढ़ा दिए गए थे इसमें। ठीक है, तो ये सारा आप देखना लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये सारी चीज़ें हुई। इसी के थ्रू क्या है कि न्यू लेजिस्लेशन जो आई थी, पंजाब की 1897 में आई थी, बंगाल की 1862 में आई थी। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविजंस कब आई थी, 1886 में आई थी। तो इस तरीके से नई नई प्रोविजंस भी क्रिएट की गई थी इसी के आधार पर। ठीक है, ये पोर्टफोलियो सिस्टम आया, तो ये सारी मैंने आपको बातें बता दी थी। तो ये आपका इंडियन काउंसिल एक्ट हो गया छोटा सा कि ठीक है 1861 में आया था। रीज़न ये थे कि डिसेंट्रलाइजेशन करना था कहीं ना कहीं सिस्टम को, इंडियन सेटिस्फाइड